और चलिए बात करते हैं उत्तरकाशी टनल हादसे को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। टनल के अंदर ऑगर मशीन भी फंस गई है और उसे काटने के लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया गया है। सिलक्यारा पहुंचने के तुरंत बाद मशीन को इंस्टॉल किया जाएगा, जिसके बाद ऑगर मशीन के फंसे पार्ट को काटकर निकालने के बाद मैनुअली स्क्रैप टनल की जांच होगी। आपको बताते चले 2 दिनों से नहीं बढ़ा है रेस्क्यू का काम और ऑगर ड्रिलिंग मशीन में दिक्कतें आने से 3 दिनों में केवल 2.2 मीटर की पाइप आगे बढ़ पाई है। तो उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन का आज 15वां दिन है। हैदराबाद से मंगाया गया है प्लाज्मा कटर। उत्तरकाशी टनल रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 15वां दिन है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग का काम जारी है। करीब 84 मीटर तक होगी टनल के ऊपर से खुदाई। 1.2 व्यास मीटर के साथ ही 84 मीटर गहरी होगी ड्रिलिंग। रात भर चलता रहा वर्टिकल ड्रिलिंग का काम। तो रात भर वर्टिकल ड्रिलिंग का काम चलता रहा। बताया जा रहा है कि अब धीरे धीरे करके उन मजदूरों तक पहुंचने की लगातार कोशिश देखी जा रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरा रात भर ये काम चल रहा है, ताकि जल्द से जल्द उन सभी 41 मजदूरों के पास पहुंचा जाए और उन्हें उस टनल से बाहर निकाला जाए। ये रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वर्टिकल ड्रिलिंग का काम लगातार किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ऑपरेशन जिंदगी में किस तरीके से 41 मजदूर को 41 जिंदगियों को बचाने की युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है। और ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी सत्येंद्र बर्तवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, जरा क्योंकि वहां की तस्वीरें आप दिखाइएगा, रात की तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे थे किस तरीके से पूरा रात भर ये काम किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उन 41 जिंदगियों को बचाया जा सके। अभी फिलहाल और क्या अपडेट है और जो हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मंगाया गया उसको लेकर भी क्या जानकारी? बिल्कुल चांदनी, क्योंकि आज के हम अपडेट की बात करें तो आज 2 बड़े अपडेट्स हैं। एक तो प्लाज्मा कटर, क्योंकि जो ऑगर मशीन अभी जो टनल के अंदर लगातार काम कर रही है उसकी जो विड्स जो अंदर ही फंसी हैं उनको काटने के लिए आज प्लाज्मा मशीन 10 से 11 बजे तक यहाँ पहुँच सकती है और उसके बाद वो जो ऑगर मशीन के जो बिट्स हैं उन्हें काटा जाएगा। क्योंकि अभी तक हम बात करें तो अभी उनको मैनुअली काटा जा रहा है। मैनुअली काटने में काफ़ी समय बीत लग रहा है, क्योंकि पिछले 24 घंटे से अगर बात करें तो करीब 30 मीटर तक जो मैनुअली उनकी कटिंग हो चुकी है, लेकिन उन पे जल्द काम करने के लिए जो प्लाज्मा मशीन आज पहुंच जाएगी और उसके बाद उम्मीदें की जा रही कि 4 से 5 घंटे में वो जितने भी अंदर करीब 49 मीटर की जो बिट्स हैं उन्हें हटा दिया जाएगा। और दूसरा अपडेट मैं आज आपको बता दूं कि सबसे बड़ा अपडेट आज का ये रहेगा, क्योंकि कल रात की जो हम अब तस्वीरें दिखा रहे हैं वो वर्टिकल ड्रिलिंग की जो मशीन है उनका इंस्टॉलेशन का पूरा काम कल रात को हो चुका है और आज से वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हो जाएगी। यानी कि मशीन पूरी पहुंच चुकी है, उसका इंस्टॉलेशन पूरा हो चुका है। हम अपने दर्शकों को तस्वीरों के जरिए जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें उनको दिखा रहे थे कि रात भर वहां पे जो मशीनों का जो वहां पे तांता रहा, मशीनों का जो इंस्टॉलेशन पूरा रात भर चलता रहा और रात भर जहां वहां पे कर्मचारी, क्योंकि बड़ी मशीनें करीब 300 से 500 टन की ये मशीनें हैं जो टनल के ठीक ऊपर पहुंच चुकी हैं और आज ये ड्रिलिंग करना शुरू कर देगी, क्योंकि इनका इंस्टॉलेशन का काम पूरा हो चुका है। और जब ये ड्रिलिंग करेगी तो ये 1.2 डायमीटर इनकी गोलाई होगी और करीब 84 मीटर डेप्थ का ये पूरा एक होल तैयार करेगी टनल के ठीक ऊपर से। और उसके बाद वहां से रेस्क्यू का काम वहां से भी शुरू हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार टनल के अंदर से जो ऑगर मशीन काम कर रही है उस पर जिस तरह की दिक्कतें आ रही है उस दिक्कत को लेकर अब ये माना जा रहा है कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग जब शुरू होगी और जब वर्टिकल ड्रिलिंग से हम जो अंदर फंसे 41 जिंदगियां पिछले 15 दिन से हैं उन तक पहुंचेंगे और उनके रेस्क्यू का काम शुरू होगा। मैं आपको एक और जानकारी दे दूं कि जो वर्टिकल ड्रिलिंग आज से जब शुरू होगी तो ये जब अधिकारियों से हमने बातचीत की थी, उनसे पूछा था जब ड्रिलिंग शुरू होगी तो कितना वक्त लगेगा, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस पूरे ड्रिलिंग का जो प्रोसेस है, ड्रिलिंग क्योंकि 84 मीटर तक होनी है और उस 84 मीटर में करीब 3 दिन का वक्त उन्होंने मांगा है। मतलब उन्होंने तो ये भी कहा था कि 2.5 दिन के हो सकता है, लेकिन वो
ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का उन्होंने टाइम वक्त मांगा। यानी कि उम्मीद अब ये जताई जा रही है कि 3 दिन बाद अगर वर्टिकल ड्रिलिंग सीधे सही में कोई अड़चन ना आए, मतलब वर्टिकल ड्रिलिंग के सामने किसी प्रकार की अड़चन ना आए। और अगर उन अड़चनों की भी बात करें तो उन अड़चनों के लिए पहले यहाँ पे जियो फिजिकल सर्वे हो चुका है। उन्होंने पूरे जो ये पहाड़ है, इस पहाड़ का पूरा फिजिकल सर्वे किया है और जहाँ से ड्रिलिंग हो रही है वो पॉइंट भी उन्होंने तय किया है। वहीं से वो 84 मीटर का वो पॉइंट है और 3 दिन बाद उम्मीद अब ये जताई जा रही है कि उन लोगों तक हम वर्टिकल जो ऊपर से एक गड्ढा तैयार होगा उसी से हम उनके पास पहुंच जाएंगे। जी चांदनी। बिल्कुल सत्येंद्र, और यही उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द उन मजदूरों के पास पहुंचकर उन सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि उन सभी को इंतजार है उन मजदूरों के आने के लिए। जो उनके परिजन वहां पर मौजूद हैं, लगातार वो निगाहें बनाए हुए हैं कि किस तरीके से जल्दी से वो उस टनल से बाहर आएंगे। आप भी नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सत्येंद्र। उत्तरकाशी टनल में फिलहाल ऑगर मशीन खराब होने से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का काम रुका हुआ है और मशीन को काटकर अब बाहर निकाला जाएगा और उसके लिए हैदराबाद से प्लाज्मा कटर मशीन जो है वो मंगाई गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल हाई लेवल मीटिंग की है, जिसके बाद वर्टिकल ड्रिलिंग का काम भी शुरू हो गया है। एनडीएमए के मुताबिक अभी 2 तरीके अपनाए जा रहे हैं और तीसरे तरीके को भी आजमाया जाएगा। एनडीएमए के मुताबिक ऑपरेशन लंबा खिंच सकता है, इसलिए मजदूरों को मनोबल जो है वो बढ़ाया जा रहा है। उनके लिए गेम्स खेलने के लिए कुछ मोबाइल फोन अंदर भेजे गए हैं। एनडीएमए के मुताबिक ऑगर मशीन अगर ठीक हो जाएगी तो उसके बाद मैनुअली खुदाई का काम होगा और मशीन से पाइप को पुश करने का काम भी किया जाएगा, जिसमें कि कुछ वक्त और लग सकता है। टनल के अंदर अब भी 41 मजदूर फंसे हुए, सबकी हालत ठीक बताई जा रही है। कटर्स का काम वहां पर ज्यादा है, कटिंग का काम है, जिससे कि जो अंदर फंसा हुआ माल है इसका उसको निकाला जाए। ऑप्शन ये रहता है कि जब ये निकल जाएगा बाहर, जो उसका टूटा हिस्सा जो है वो निकल जाएगा बाहर, जो भी जरिया इस्तेमाल करते हैं, तो इसको फिर मैनुअली अंदर से इसका खुदाई करके और ऑगर की मशीनरी का इस्तेमाल तभी भी किया जाएगा सिर्फ पाइप को धक्का देने के लिए। पाइप आप मैनुअली खोदकर और फिर पाइप को धक्का देंगे। मैनुअली जब कहते हैं खोदना, उसके लिए भी पावर टूल्स हैं, पावर टूल्स आते हैं, पावर टूल्स का इस्तेमाल किया जाएगा। उत्तरकाशी में टनल रेस्क्यू का काम चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद टनल के अंदर गए और ऑपरेशन का काम देखा, साथ ही टनल में फंसे मजदूरों से एक बार फिर बात की है। इसके बाद सीएम ने वॉर रूम में रेस्क्यू में जुटे अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। सीएम धामी ने बताया है कि ऑगर मशीन का हिस्सा टूटने से कुछ दिक्कतें आ गई हैं, उसे काट कर निकाला जाएगा और उसके बाद आगे का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। एफर्ट्स हो सकते हैं कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन हर प्रकार से मतलब कि कितनी वहाँ पर प्रोग्रेस हुई है, क्या परेशानी उसमें ऑपरेशन में आ रही है, अंदर सारे लोग सुरक्षित हैं, ठीक हैं, उनको भोजन पानी इत्यादि की सब व्यवस्था हो रही है और सभी प्रकार की चिंता कर रहे हैं। सभी एजेंसियां भी सहयोग कर रही हैं, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारी आशा भी है कि जल्दी से जल्दी ये जो ऑपरेशन है वो हमारा पूरा हो जाएगा। न्यूज 18 की टीम टनल के एग्जिट पॉइंट पर पहुंची। बड़कोट से 5 किलोमीटर पहले टनल खुलनी है और ये भी एक ऑप्शन है। बड़कोट की तरफ से करीब 1.5 किलोमीटर टनल बनी हुई है, लेकिन बीच में करीब 500 मीटर काम होना है और अभी इस ऑप्शन पर बहुत तेजी से काम नहीं चल रहा है, क्योंकि माना ये जा रहा मजदूरों को निकालने के लिए अगर इस तरफ से काम हुआ तो 20 से 30 दिन का वक्त लग सकता है। उत्तरकाशी टनल हादसे के बाद सवाल उन प्रस्तावित टनल पर भी उठ रहे हैं जहां टनल बननी है। मसूरी में ट्रैफिक से बचने के लिए 4 किलोमीटर की टनल बननी है, लेकिन जियोलॉजिस्ट ने इसे लेकर टनल पर काम कर चुके वैज्ञानिक मानते हैं कि सेस्मिक जोन 4 में आने के कारण यहां टनल बनाने में बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है। मसूरी में टूरिस्ट सीजन में लगने वाले जाम से बचने के लिए 2 लेन बाईपास टनल बननी है। 4 किलोमीटर लंबी इस टनल का एंट्री पॉइंट कार्ड मैकेंजी रोड पर आईटीबीपी रॉक टेबल होगा।
लेकिन सिलकियारा टनल मामले के बाद वैज्ञानिक मानते हैं कि उत्तराखंड जैसे राज्य में टनल से ज्यादा बेहतर विकल्प रोपवे बनाना है। पिछले 2 दशक से टनल पर काम कर रहे यूकास्ट में जियोलॉजिस्ट मनमोहन रावत का कहना है कि मसूरी एरिया थ्रस्ट लाइन में आता है और यहाँ टनल निर्माण के लिए एक सटीक डीपीआर का होना जरूरी है। हमारे यहाँ जो माउंटेन का सिस्टम है, जो यहाँ थ्रस्ट है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट है, ये यहीं से पास होता है। देहरादून से आपने देखा मेन फ्रंटल थ्रस्ट पास होता है और जो मसूरी वाला एरिया उससे नीचे मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये सेस्मिक जोन 4 में भी आता है, तो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हमारे इस एरिया की। तो हमें जो भी कंस्ट्रक्शन करना है तो सोच समझ के करना पड़ेगा। उत्तराखंड में जिस तरह का फॉरेस्ट एरिया है, कई वैज्ञानिक मानते हैं कि यहाँ का वन्य जीव इस तरह बनने वाली टनल में काफी खराब होता है, इसलिए रोपवे प्रोजेक्ट पर ज्यादा काम किए जाने चाहिए। तो रोपवे आप अगर बनाते हैं तो मिनिमम लॉस उसमें होता है। तो ये एक पक्ष है कि क्या रोपवे, जिस प्रकार से हम लोगों ने मसूरी में रोपवे बनाने की बात हुई भी है, वो प्रोजेक्ट चल भी रहा है, तो उसको इफेक्टिवली रोपवे को और बड़ा बनाकर, जिससे कि जो कंजेशन होता है ड्यूरिंग समर पीरियड में, पिंच पीरियड में, उसको पूरा उसमें ट्रांसपोर्टेशन को बेटर किया जा सके। तो एक ये मेरा पक्ष ये है कि अगर हम रोपवेज को स्ट्रांगली करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन होगा रादर देन हम लोग टनलिंग करें। मसूरी टनल अभी शुरुआती फेज में है, लेकिन जिस तरह से सिलकियारा टनल हादसा हुआ, उसके बाद सवाल भौगोलिक नजरिए से संवेदनशील राज्य में दूसरे प्रोजेक्ट पर भी उठने लगे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। नैनीताल के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। यहाँ पर कोटाबाग ब्लॉक बागनी पुल के पास यह हादसा हुआ है, जिसमें कार गहरी खाई में गिर गई है और हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। देवीपुरा सौड़ रोड पर कार खाई में गिरी है और करीब 500 मीटर नीचे खाई में गिरी है कार दिल्ली नंबर की बताई जा रही है और कार सवार सभी लोग पर्यटक बताए जा रही हैं। साथ ही कार हादसा 1 से 2 दिन पहले का बताया जा रहा है, लेकिन खाई इतनी गहरी थी कि किसी को पता नहीं चला और हादसे की जानकारी नहीं मिल पाई। जहां से कार खाई में गिरी है और वहां पर काफी मलबा सड़क पर आया है और उस मलबे की वजह से रोड बेहद संकरी हो गई है। लिहाजा ग्रामीणों का कहना है कि हादसे की वजह सड़क पर आया मलबा है, जिसे बार बार कहने के बाद भी साफ नहीं किया गया है। 5 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। विकासनगर से खबर मिली, जहां पर जमीन विवाद में दबंगों ने दिन दहाड़े एक युवक को गोली मार दी है और इस दौरान बीच बचाव करने एक युवक को भी गोली लगी है। दोनों में आनन फानन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई है, जबकि गोली लगने से घायल युवक को अस्पताल में इलाज जो है उसका जारी है। वहीं बीजेपी के विधायक मुन्ना सिंह चौहान परिजनों से मिलने अस्पताल पहुंचे। बताया जा रहा है कि आरोपी हरियाणा के रहने वाले हैं। ये कह रहे थे वो जमीन हमारी है, वो बेचारा मामा आ गया जो औरतों से मत करो बात और इससे करो बात, जो इनके लड़के आएगा इससे करो बात, और तब इन्हीं को सीधी गोली चला दी। दंगा फसाद झगड़ा ये करके इस पे भी सख्ती के लिए मैं काफ़ी समय से मैं पुलिस को इसको कहता आया हूँ, हिदायत देता आया हूँ। अभी भीमावाला में भी कुछ दिनों पहले कोई घटना घटित हुई, यदि इस पे सख्ती नहीं बरती गई तो दोषी अधिकारियों के खिलाफ भी बहुत सख्त कार्रवाई होगी। काशीपुर में 2 सगी बहनों के शव मिलने से सनसनी फैल गई, जिसमें एक बहन की मृत्यु 4 से 5 दिन पहले होना बताया जा रहा है। घटनास्थल पर कटे हुए मुर्गे के साथ ही कुछ पैसे भी मिले हैं, जिससे मामला जो है वो तंत्र मंत्र का लग रहा है। मौत की सूचना परिजनों द्वारा पुलिस को नहीं दी गई, लेकिन खबर मिलते पुलिस मामले की पूरी जांच पड़ताल में जुट गई है। मृतक बहनों का पिता अपने बेटे के साथ बुलंदशहर गया है। मोबाइल फिलहाल स्विच ऑफ है। और वहाँ पे कुछ ब्लड के मार्क में मिले हैं और कटा हुआ मुर्गा मिला है, कुछ पैसे मिले हैं। इसका मतलब ये है कि ये जादू टोना और तंत्र विद्या इस तरह की चीज़ों में विश्वास करते हैं। तो अभी हम इसमें पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराते हैं। परिवार के जो मुखिया है अली हसन, वो अपने एक बेटे को लेकर के इनका कहना है कि अभी बुलंदशहर गए हैं, तो हमने उसके लिए भी एक टीम भेजी है।
नैनीताल के पदमपुरी में 9वीं की छात्र संजय कुमार की मौत हो गई। छात्र की अचानक तबीयत बिगड़ी है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि छात्र को उल्टी हुई और इसी दौरान स्कूल के शिक्षकों ने छात्र को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। हालत ज्यादा खराब होने पर बच्चे को हल्द्वानी रेफर कर दिया गया, लेकिन भीमताल में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। उन्हें उल्टी दस्त हुआ इसको, ये फिर हॉस्पिटल लेके गए थे। मेरे को फोन किया, मैं गया वहाँ, तो ग्लूकोज वगैरह लगा रखी थी। उन्होंने कहा यार वहाँ ले जाओ, हल्द्वानी ले जाओ। तो हल्द्वानी लाते लाते बीच में चड़फड़ कर रहा था, ग्लूकोज लगी थी। जिम कॉर्बेट पार्क के ढिकाला ग्रासलैंड को बाघ के हमले के बाद फिलहाल पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है और पूरी जांच तक टूरिस्ट के लिए यहां पर एंट्री बंद रहेगी। ढिकाला जोन में एक बाघ ने कॉर्बेट कर्मचारी को मार दिया था और उसके तुरंत बाद कॉर्बेट पार्क प्रशासन ने उसी बाघ को पकड़ लेने का दावा किया था, लेकिन खुद कॉर्बेट प्रशासन भी बाघ की पहचान को लेकर पुख्ता नहीं है। वहीं बाघ पकड़ा गया या फिर कोई और, इसलिए बाघ के साथ साथ जिस व्यक्ति को बाघ ने मारा है उस डेड बॉडी के सैंपल डीएनए जांच के लिए भेजे गए हैं और जब इसकी डीएनए टेस्टिंग होगी तब तक डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाती है, तब तक बताया जा रहा ढिकाला ग्रासलैंड को बाघ के चलते पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। तो अभी जो टाइगर हमने रेस्क्यू किया है उसका डीएनए सैंपल लिए हैं और जो हमने बॉडी से जो डीएनए सैंपल मिला था वो दोनों सैंपल हम डब्ल्यूआई और सीसीएमबी हैदराबाद दोनों जगह भेज दिया है उसका आइडेंटिफिकेशन करने के लिए। अगर ये मैच हो जाता है तब हमें पता चल जाता है कि जो टाइगर हमने रेस्क्यू किया है वो सेम टाइगर है जो अटैक किया था। जब तक ये हमको कन्फर्मेशन नहीं आता तब तक हम सारे टूरिज़्म जो दिकाला में चौड़ में होता था उसको प्रतिबंध किया गया है और जो भी टूरिज़्म अभी दिकाला में हो रहा है वो चौड़ को छोड़ के वो मेन रोड पे हो रहा है। टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी आज नैनीताल पहुंचे। शमी यहां पर सेंट मैरी स्कूल पहुंचे थे अपनी भतीजी को लेने के लिए। शमी वर्ल्ड कप के बाद छुट्टियों पर है और सेंट मैरी स्कूल में भी सर्दियों की छुट्टियां हो रही हैं, लिहाजा वो अपनी भतीजी को लेने आए थे और उसे लेकर अपने घर अमरोहा के लिए निकल गए। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन से पहले उत्तराखंड के 1000 से ज्यादा मंदिरों की तस्वीर बदलने को है। आखिर क्यों बदलने जा रही है ये तस्वीर, देखिए इस रिपोर्ट में। कई वर्षों से अयोध्या में टेंट में रह रहे भगवान राम जनवरी महीने में भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, लेकिन इस मंदिर के उद्घाटन से पहले देवभूमि उत्तराखंड के मंदिरों में जगमग करने का प्लान है और इस प्लान पर काम करने का निर्देश सीधे संघ की तरफ से सरकार को मिला है। यहाँ के जो मंदिरों में का जीर्णोद्धार या उनकी सजावट का जो मामला है, अगर वो हो रहा है या उसका किया जाता है तो वो बहुत खुशी की बात होगी हम सब लोगों के लिए, उत्तराखंड वालों के लिए खासकर। जाहिर है संघ के इशारे को बीजेपी संगठन और सरकार ढंग से समझते हैं, इसलिए सरकार अपने स्तर पर 1000 ऐसे मंदिर को चिन्हित कर रही है जिनका रंग रोगन कर देवभूमि के माहौल को राममय बनाया जा सके। हम सबका सौभाग्य है कि हम सब लोग इस शुभ दिन का, जो कि बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, इसके लिए हम सब साक्षी बनने वाले हैं। पूरा देश बहुत उत्साहित है, बहुत प्रसन्नचित्त है और पूरे देश के अंदर दिवाली का स्वरूप बनने वाला है। हम लोग सब अपने मंदिरों को सजा रहे हैं, अपने घरों को सजा रहे हैं। खास बात यह है कि बीजेपी ने अपने विधायकों और सांसदों से अपनी निधि में से मंदिर के उद्धार और सजावट के लिए बजट देने को कहा है, जिससे रामकाज में बजट की कमी न हो और इसका फायदा 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी को मिल सके। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। चारधाम आने वाले तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों को जाम से निजात मिलने जा रहे। जोशीमठ से लेकर मारवाड़ी पुल तक लग रहे जाम से यात्रियों को इस साल से काफी परेशानियां देखनी पड़ी हैं और ऐसे में बीआरओ ने 10 किलोमीटर सड़क को डबल लाइन बनाने का टेंडर पास कर दिया। 32 करोड़ की लागत से ये कार्य किया जाएगा और जल्दी इस पर निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है।
पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण शुरू हो गया है। भारत और नेपाल के बीच ये 17वां सूर्य किरण अभ्यास है। 14 दिनों तक चलने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास में दोनों देशों के सैनिक एक दूसरे के सैन्य अनुभव साझा करने के साथ ही युद्ध कौशल की समझ भी विकसित करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के सैनिक आतंकवाद विरोधी अभियान, आपदा प्रबंधन और हवाई मामलों का प्रशिक्षण हासिल करेंगे। संयुक्त सैन्य अभ्यास नेपाली सेना की श्री तारा बटालियन और भारत की कुमाऊं बटालियन द्वारा किया जा रहा है। और चलिए नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी। कोटद्वार के जशोधरपुर इंडस्ट्रियल एरिया में स्टील फैक्ट्री में जीएसटी टीम ने छापेमारी की है। 4 करोड़ की कर चोरी पकड़ी गई। बागेश्वर में हिंदूवादी संगठन के नेता पर रेप का आरोप लगने के बाद कल पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और हरिद्वार में पुतला फूंककर विरोध किया। कोटद्वार के गबर सिंह आर्मी कैंप में शुरू हुई है भर्ती रैली और भर्ती रैली को देखते हुए सभी तैयारियां जो है पूरी की गई। आईआईटी रुड़की में एलुमनाई अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें कि 10 पूर्व छात्रों को अपने क्षेत्र में बेस्ट काम करने पर सम्मानित किया गया। अल्मोड़ा में 30 नवंबर को करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होंगे। नैनीताल से सीएम धामी वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। अल्मोड़ा के आर्मी पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेल दिवस महोत्सव मनाया गया। प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। गाजीपुर में एक शराब व्यवसायी ने आबकारी अधिकारी के साथ अभद्रता की है, जिस पर कोतवाली मुकदमा दर्ज कराया गया। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा संविधान दिवस को धूमधाम से मनाने जा रहा है। इसके लिए 11,668 बूथों पर कार्यक्रम किए जाएंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों को लेकर चमोली में बैठक आयोजित हुई है। यात्रा को भव्य बनाने पर बातचीत हुई है। बागेश्वर में उंगिया सोराग पुल के टेंडर 2 साल पहले जारी हो गए हैं, लेकिन अब तक पुल नहीं बना है।